हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे विद्वान साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एड्यू स्टार। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। उसी बिंदु के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था भाषा के बारे में। भाषा शब्द है जो भास धातु से निर्मित हैं, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। और विचार के बारे में हम लोगों ने समझा था कि मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई को विचार कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने भाषा को परिभाषा के संदर्भ में जोड़ने का प्रयास किया कि भाषा एक ऐसा माध्यम है या ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान या विचार विमर्श करता है। और उसके बाद हम लोगों ने भाषा की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी और फिर भाषा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की थी और फिर हम लोगों ने भाषा के विकास क्रम के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में अंत में हम लोगों ने भाषा के प्रकारों के बारे में चर्चा करके अपनी वाणी को वहीं पर विराम दिया। प्यारे दोस्तों, उसी बिंदु के अंतर्गत मैं इस कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, हिंदी भाषा को हम 3 प्रकार के दृष्टिकोणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। और दूसरा है भौगोलिक दृष्टिकोण। और तीसरा जो है वो है राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं कि हिंदी भाषा का इतिहास कैसा रहा होगा। प्यारे दोस्तों, हमारी जगत जननी भाषा संस्कृत जिसके 2 रूप प्रचलन में हुआ करते थे। एक था वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए। और एक रूप था लौकिक संस्कृत। जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई। दोस्तों, वैदिक संस्कृत समझने में थोड़ी कठिन थी, तो उसका विकास वहीं पे रुक गया। और लौकिक संस्कृत है जो थोड़ी समझने में सरल थी, तो इसका विकास है जो आगे बढ़ गया। लौकिक संस्कृत से हमारे सामने एक नई भाषा निकल कर आई जिसका नाम है पाली भाषा।
तो मैं इस वैदिक संस्कृत को यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ और हम लोग आगे लिखते हैं लौकिक संस्कृत के बारे में। लौकिक संस्कृत, जिसमें हमारे रामायण और महाभारत रचे हुए हैं। लौकिक संस्कृत से कई सालों बाद हमारे सामने एक नई भाषा उभर कर आई जिसका नाम है पाली। पाली में ई की मात्रा छोटी है, अगर बड़ी कर दी तो पाली जिला बन जाएगा। पाली भाषा जब हमारे सामने उभर कर आई उस समय बौद्ध धर्म का थोड़ा ज़्यादा प्रचलन था, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की जो भाषा मानी जाती है वो है पाली। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में रचित है। और पाली भाषा के बाद में हमारे सामने जो एक नई भाषा उभर कर आई जिसका नाम है प्राकृत। प्राकृत भाषा जब हमारे सामने उभर कर आई उस समय जैन धर्म का प्रचलन ज़्यादा हुआ करता था, तो हम लोग कह सकते हैं कि जैन धर्म की भाषा है जो प्राकृत भाषा है। जैन धर्म का एक ग्रंथ हुआ करता है आगम ग्रंथ, जो कि प्राकृत भाषा में रचित है। इसके बाद प्राकृत भाषा का थोड़ा रूप बिगड़ना शुरू हुआ। प्राकृत भाषा है जो थोड़ी रूड बनने लगी, यानी उसका जो शब्दों का रूप है वो बिगड़ने लग गया। तो हमारे सामने एक नई भाषा उभर कर आई जिसका नाम है, नीचे शायद आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा। रूप बिगड़ने का मतलब है जैसे किसी का नाम होता है रामेश्वर, रामेश्वर, तो उसका हम लोग ऐसे बोल देते हैं रामेश्वर। हम लोग इस आधे से को और वे को डिलीट कर देते हैं और सीधा रामेश्वर बोल देते हैं। और पानी जगी गांव वाली भाषा है भी मैं तो कहना ही कहीं है, भी मैं तो सीधो रमेशियो बने, रमेशियो। कई बार होया करे ना जहाँ आप कोई शादी में जावा और बढ़िया तरीके से बन ठन के सूट बूट पहन के परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के शादी में जावा हाँ, और कई देर तक बटा पाइया कलडाउन में उभा रहे वहाँ, जितने कोई बूढ़िया मुँह कोई खोड़ी लो आदमी निकल रहा है और वो अपन आँख काट बोले रमेशिया जा हलवायान कड़ाई दे रहा, बटे रमेश इज्जत री दूर दानी हो जावे। और एक तो रामेश्वर नाम रमेशियो और पचे ऊपर सूट बूट लगाएड़ा और माथे में कढ़ाई गालेड़ी। तो इस प्रकार से हमारे सामने रूप बिगड़ने पर जो भाषा सामने आई है वो है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के एक प्रकार हुआ करता है शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी अपभ्रंश।
शौर सैनी अपभ्रंश से एक भाषा निकल कर आती है जो सबसे प्यारी हम जिसे मानते हैं वो है हमारी हिंदी। तो प्यारे मित्रों, यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे हम लोग चर्चा करते हैं भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण। भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण। दूसरा प्रकार है भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर देखें तो हमारे जो हिंदी भाषा है वो मध्य देशीय भाषा है, यानी कि भारत के मध्य क्षेत्र में, भारत के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मध्य देशीय मेरा मतलब यह नहीं है कि जितने जो राज्यों के नाम बताए हैं वहीं पर बोली जाती है, मतलब एक इसका कोई लोकेटेड एरिया नहीं है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर है जो हिंदी भाषा का प्रचलन हुआ करता है। जैसे राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, और यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और एक हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी और आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं भाषा का जो राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण है उसके बारे में। तीसरा जो प्रकार है वो है संवैधानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक दृष्टिकोण की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें एक हमारी प्यारी सी भाषा हिंदी भी शामिल है। यानी कि अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, जिसमें एक हमारी हिंदी भी शामिल है। और जब बात आती है राजभाषा की तो हमारी प्यारी सी भाषा हिंदी खड़े होकर के बोलती है
मैं नहीं तो कौन बे। और 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को है जो राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 से राजभाषा भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक है जो संविधान में है जो राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और प्यारे मित्रों, राजभाषा का नाम आते ही शायद आप लोगों के मन में आया होगा कि राजभाषा क्या होती है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कि एक होती है बोली, एक होती है भाषा, एक होती है मातृभाषा, एक होती है राजभाषा, और एक होती है राष्ट्रभाषा। प्यारे दोस्तों, बोली और भाषा के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि बोली और भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम या साधन है, जिसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि बोली है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा का व्यापक क्षेत्र होता है। अब आती है मातृभाषा। जो भाषा हम माता के मुख से सीखते हैं, यानी जो भाषा हम समाज में रहकर जो ग्रहण करते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। माता के मुख से सीखी जाने वाली, मुख से। और अब आती है राजभाषा। किसी भी राज्य की जो राजकार्य की भाषा होती है वो होती है राजभाषा। यानी राज्य का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अपना जो जैसे राजस्थान राज्य है, ऐसे नहीं कि राज्य का मतलब पूरा भारत देश की राजकार्य की भाषा। और आगे आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है किसी राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र में अधिकांश जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा। बोली जाने वाली। तो प्यारे मित्रों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देने वाले हैं, और अगले वीडियो में हम और हिंदी भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछला वीडियो है
वो आप लोगों ने शायद देखा ही होगा और कई भाइयों ने कमेंट भी किया था, शेयर भी किया था। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूँगा, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप आगे भी मेरा ऐसे ही मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। थैंक यू, बाय बाय।